तो यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी डीसी मोटर में जो आर्मेचर टॉर्क है अंडर रनिंग कंडीशन किसका फंक्शन होता है, वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट का फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीसी शंट मोटर है, इस डीसी शंट मोटर के शाफ्ट पर मैकेनिकल लोड को वैरी करने पर, ठीक है, इसकी क्या वैरी होती है, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट वैरी होती है, बट इसके फील्ड की फ्लक्स कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, कल बताया था। ठीक है, तो फील्ड की फ्लक्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मींस शंट मोटर में फील्ड की फ्लक्स क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट रहेगी तो इसमें जो टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। बस यही रिलेशन है कि डीसी शंट मोटर का आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यदि टॉर्क करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा, लीनियर रिलेशन होगा। मींस यहाँ पे कैसी लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो टी आई आई कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कैसी रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं है, डीसी सीरीज मोटर से कम है, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा रहता है, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो हैवी लोड पर स्टार्ट करने के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। तो इसको किस प्रकार के लोड पर स्टार्ट करेंगे, जो हैवी नहीं होगा, है ना, नॉर्मल लोड होगा उस पर इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब उसमें लिखिए एक लाइन, डीसी शंट मोटर के पोल की फ्लक्स कांस्टेंट होती है, इसलिए आर्मेचर टॉर्क ऑलवेज हमेशा, इसलिए आर्मेचर टॉर्क ऑलवेज हमेशा आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट के शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क मीडियम होता है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क मीडियम होता है, इसलिए इसे हैवी लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसे हैवी लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड आर्मेचर करंट मींस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमको पता है कि मोटर की जो स्पीड है वो क्या होती है, EB/5। ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी मोटर है तो उसकी स्पीड क्या होती है, EB/5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सिस शो कर रहा है स्पीड को और ये आर्मेचर करंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि शंट मोटर में, ठीक है, यदि लोड को वेरी करते हैं, आर्मेचर करंट वेरी होती है तो बैक ईएमएफ में लिटिल चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है। तो हम क्या मान सकते हैं कि बैक ईएमएफ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके पोल की फ्लक्स भी क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो मींस इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव बोलेंगे।
तो डीसी शंट मोटर जो है ये कैसी ड्राइव होती है, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव होती है, इसकी स्पीड लगभग कांस्टेंट होती है। बात समझ में आई? लेकिन तो यदि कांस्टेंट होगी तो देखेंगे क्या होगा फिर। मान लीजिए यहाँ पे नो लोड है, मीन्स नो आर्मेचर करंट है, और यहाँ पे फुल लोड है, मीन्स फुल लोड आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो नो लोड पे जितनी स्पीड होगी फुल लोड पर भी स्पीड होगी। तो कैसे बनेगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है। ठीक है ना, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हमको पता है कि जब हम लोड को कनेक्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे, लोड को इंक्रीज करेंगे, तो ईबी की वैल्यू क्या होती है, वी माइनस आई आर है। ठीक है, तो जब आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, तो बैक ईएमएफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। और सेम टाइम पे जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, डीमैग्नेटाइजिंग, ये जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस पर डिपेंड करता है, आर्मेचर करंट पे, है ना। आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, लोड इंक्रीज करोगे, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, मींस आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होगा, तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो क्या करता है, ये फ्लक्स को डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो यदि हम देखें मोटर की जो स्पीड है वो क्या है, ईपी अपॉन फाई है, तो ये डिक्रीज होकर मोटर की स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज, और डिक्रीज होकर मोटर की स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज। तो इन दोनों में किसका इफेक्ट ग्रेटर होता है, ठीक है। तो फ्लक्स के डिक्रीज होने के कंपैरिजन में बैक ईएमएफ ग्रेटर डिक्रीज होती है, ज्यादा डिक्रीज होती है। ठीक है, तो उसके कारण इसकी जो स्पीड है वो स्लाइटली क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। ठीक है, तो यदि बैक ईएमएफ डिक्रीज होगी तो स्पीड क्या करेगी, स्लाइटली ड्रॉप करेगी। तो यहाँ पे जो डीसी शंट मोटर है इसमें स्पीड जो है वो क्या करती है, ड्रॉप टू डिक्रीज इन बैक ईएमएफ। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितना ड्रॉप करती है, तो 2 to 5%। ठीक है, ऑफ नो लोड स्पीड, फुल लोड पे कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी, 2 to 5% ऑफ नो लोड स्पीड होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्लाइटली ड्रूपिंग, स्लाइटली ड्रूपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। शंट जनरेटर में क्या पढ़े थे बताओ, शंट जनरेटर में क्या पढ़े थे, राइजिंग वोल्टेज की ड्रॉपिंग वोल्टेज। शंट जनरेटर में, शंट जनरेटर में पढ़े थे स्लाइटली ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरेटर भी पढ़े थे ड्रॉपिंग वोल्टेज, जनरेटर की वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप 5 to 10%। बताया था ना, किसके कारण, डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, फील्ड करंट, इनके कारण शंट जनरेटर की वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप। कितनी ड्रॉप होती है, 5 to 10%। तो शंट जनरेटर में ड्रूपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स और मोटर में ड्रूपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में ड्रूपिंग है। तो याद रखना आसान है आपको कि चाहे वो शंट जनरेटर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वोल्टेज ड्रूपिंग है, और जो शंट मोटर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पीड ड्रूपिंग है। इसकी स्पीड कितनी ड्रॉप हो जाती है, स्लाइटली, वोल्टेज भी क्या पढ़े थे, स्लाइटली। ठीक है, तो शंट जनरेटर में या मोटर में कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ड्रॉपिंग स्पीड एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। याद रहेगा, दोनों को रिलेट करके याद रखो। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि डीसी शंट मोटर की स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग होती है, तो कैसे किसको टिक करेंगे, स्लाइटली ड्रूपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को टिक करेंगे। ठीक है ना, अब उसमें नोट करिएगा, शंट मोटर में, शंट मोटर में फुल लोड पर ऐसे लिखो, नहीं तो उसमें ऐसे लिखो, शंट मोटर में फुल लोड, अभी काट दो उसको बाद में लिखते हैं, उसमें लिखो शंट मोटर में बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स, शंट मोटर में बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं, लगभग कांस्टेंट होते हैं।
इसलिए इसकी स्पीड भी कांस्टेंट होती है, इसलिए इसकी स्पीड भी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में इसे यूज करते हैं, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में इसे यूज करते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। लेकिन फुल लोड पर वैक्यूम ऑफ के रिड्यूस्ड होने के कारण, फुल लोड पर वैक्यूम ऑफ के रिड्यूस्ड होने के कारण इसकी स्पीड 2 to 5%, 2 से 5% रिड्यूस हो जाती है। 2 to 5%, 2 से 5% रिड्यूस हो जाती है। अतः इसमें स्लाइटली ड्रॉपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें स्लाइटली ड्रॉपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके बाद में जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो स्पीड आर्मेचर टॉर्क जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स का जो शेप है वो सेम किसके समान हुआ, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर्मेचर करंट। ठीक है, मींस नो लोड के समय में जितनी आर्मेचर करंट यहां पे होगी, ठीक है, लोड इंक्रीज करने पर, नो लोड के समय में यहां पे इसकी जितनी स्पीड होगी, लोड इंक्रीज करने पर उसकी स्पीड क्या रहेगी वहां पे, लगभग कांस्टेंट, कितना 2 to 5% क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पे जब टॉर्क जीरो होगा, यानी कि जब टॉर्क जीरो होगा, कोई लोड नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड ये रहेगी। और लोड इंक्रीज होगा मींस टॉर्क इंक्रीज होगा, मींस आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, तो उसकी स्पीड कितनी डिक्रीज होगी, 2 to 5%। तो सिंपल यदि देखें कि जो टॉर्क है वो किसका फंक्शन है, आर्मेचर करंट, तो इसलिए हम आर्मेचर करंट के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, आर्मेचर टॉर्क रख सकते हैं। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं, सेम। तो शंट में भी और सीरीज में भी स्पीड आर्मेचर करंट और स्पीड आर्मेचर टॉर्क दोनों कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, डीसी शंट मोटर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसकी स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर होती है, उसकी स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर होती है, उसकी स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होने पर, टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होने पर उसकी स्पीड स्लाइटली ड्रॉप
ब्रैकेट में लिखिए 2 to 5%, स्लाइटली ड्रॉप 2 to 5%, ब्रैकेट क्लोज। स्लाइटली ड्रॉप होती है, टॉर्क इंक्रीज होने पर इसकी स्पीड स्लाइटली ड्रॉप होती है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड। तो जैसे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर देखे थे, सिमिलरली क्या होगी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कि इस मोटर में जितने भी पोल होंगे उन सभी पोल्स पे शंट वाइंडिंग होगी एंड सीरीज वाइंडिंग होगी। तो उन पोल्स पे शंट एंड सीरीज दोनों वाइंडिंग होगी और दोनों वाइंडिंग में करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा रहेगा यहाँ पे सेम। तो शंट की फील्ड की फ्लक्स एंड सीरीज के फील्ड की फ्लक्स, ठीक है, दोनों की फील्ड की फ्लक्स का जो सम होगा वो क्या होगी रिजल्टेंट फ्लक्स होगी। पढ़ते कम्युलेटिव में, तो कम्युलेटिव में दोनों फील्ड की फ्लक्स ऐड होगी, पोल की रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगी दोनों की फ्लक्स का सम होगी। याद आ रहा है, पढ़ चुके हो ये, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है कि इस मोटर में क्या करते हैं यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग भी यूज करते हैं और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी यूज करेंगे। और इसको यहां पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें यहां पे क्या फ्लो होगी करंट, ठीक है। अब यदि यहां पे देखें कि इस शंट फील्ड वाइंडिंग को रिमूव कर देते हैं कुछ समय के लिए समझने के लिए, तो ये मोटर कैसी बन गई है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा इसका हाई, किसके कारण सीरीज फील्ड के कारण, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर के सिमिलरली, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कैसा रहेगा हाई रहेगा, बट डीसी सीरीज मोटर के इक्वल नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कैसा होता है हाई होता है, बस कुछ कम होता है डीसी सीरीज मोटर से, ठीक है। अब इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, डीसी सीरीज मोटर के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि यदि नो लोड होगा तो नो लोड की कंडीशन में इसकी स्पीड डेंजरसली क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। तो क्यों हाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड 1 अपॉन फ्लक्स होती है और यहाँ पे जो सीरीज की फ्लक्स है वो नो लोड की कंडीशन में क्या होती है ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है डेंजरसली हाई हो जाती है। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक शंट फील्ड वाइंडिंग को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब शंट फील्ड वाइंडिंग में हमको पता है कि इसकी फ्लक्स ऑलवेज क्या होती है कांस्टेंट, पढ़े हो ना शंट मोटर, तो शंट मोटर पढ़े हो तो शंट फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स पे अब स्पीड डिपेंड करेगी, स्पीड अब किस पे डिपेंड करेगी रिजल्टेंट फ्लक्स पे। तो सीरीज प्लस शंट हो गया, सपोज मान लीजिए नो लोड हो जाता है और इसकी स्पीड जीरो हो जाती है तो शंट फील्ड रहेगा जो इसकी स्पीड को डेंजरसली हाई होने नहीं देगा। तो सीरीज फील्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है और शंट फील्ड इसकी स्पीड को कांस्टेंसी यानी स्थिरता प्रदान करता है कि नो लोड पे इसकी स्पीड को डेंजरसली हाई होने नहीं देता है, ठीक है। पास हो गई। तो इस मोटर का यूज कहां पे करते हैं, तो इसका यूज करते हैं इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड। तो जहां पे लोड टॉर्क जो होता है वो कैसा होता है हाई,
मतलब हैवी लोड है, वहां पे हाई लोड है, उस पर मोटर को स्टार्ट करना है, तो वहां पे टॉर्क आपको क्या चाहिए, हाई। बट वो हाई टॉर्क लोड कैसा होता है, इंटरमिटेंट होता है। इंटरमिटेंट यानी कभी रहता है और कभी अचानक से क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक लोहे की प्लेट है ये, और इस लोहे की प्लेट पे हमको पंच करना है या इसको काटना है, तो ये हमारी मोटर है, मोटर का शाफ्ट है, इसके ऊपर में यहाँ पे हमने पंच या कटर लगा दिया। तो जब इसको काटने के लिए आएगा तो उसको क्या चाहिए, हैवी टॉर्क चाहिए। ठीक है, जैसे ही इसको काट दिया तो लोड क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। लोड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे लोड कैसा है, इंटरमिटेंट है। ठीक है, तो शीयर्स एंड पंचिंग मशीन जो होती है उसमें लोड कैसा होता है, इंटरमिटेंट, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, इंटरमिटेंट लोड मतलब लोड जहां पे क्या होगा, बार बार कम ज्यादा होगा, हाई टॉर्क हो जाएगा, फिर अचानक से लोड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जो मोटर होती है, जब इसको हम यूज कर रहे हैं इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड के लिए, तो उस कंडीशन में, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके शाफ्ट पर एक हैवी व्हील को लगाएंगे, एक भारी व्हील को लगाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील का क्या फंक्शन होता है कि जब ये क्या कर रहा है, इस लोड को कट किया, जैसे ही कट किया, ठीक है, तो क्या हो गया, टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो होगा तो आर्मेचर करंट जीरो, आर्मेचर करंट जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो, और स्पीड क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी। तो जब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो फ्लाई व्हील जो है क्या करेगी, उसकी एनर्जी को स्टोर करेगी, कौन सी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, और उसकी स्पीड को इंक्रीज होने नहीं देगी। ठीक है, अगेन जब लोड आएगा तो इसमें जो स्टोर काइनेटिक एनर्जी है उसको यूटिलाइज करेगी, किसके लिए, लोड को काटने के लिए। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से पूछेगा यदि कि किस मोटर के शाफ्ट पे फ्लाई व्हील का यूज करते हैं, तो वो मोटर कौन सी होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगी। ठीक है, तो इसमें नोट कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसमें लिखते हैं। अब लिखिए इसमें, इस मोटर में, इस मोटर में शंट एंड सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग में करंट के फ्लो का डायरेक्शन सेम होता है। पोल के रिजल्टेंट फ्लक्स शंट एंड सीरीज दोनों वाइंडिंग की फ्लक्स का सम होती है। शंट एंड सीरीज दोनों वाइंडिंग की फ्लक्स का सम होती है। नेक्स्ट की सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग इसकी स्पीड को कॉन्स्टेंसी यानी स्थिरता, शंट फील्ड वाइंडिंग इसकी स्पीड को कॉन्स्टेंसी यानी स्थिरता प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। इससे इसकी स्पीड
नो लोड पर डेंजरसली हाई नहीं होती है, इसकी स्पीड नो लोड पर डेंजरसली हाई नहीं होती है। नेक्स्ट की इस मोटर के शाफ्ट पर फ्लाई व्हील कनेक्ट करते हैं, इस मोटर के शाफ्ट पर फ्लाई व्हील कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट की इस मोटर का यूज इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड, इस मोटर का यूज इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड की कंडीशन में करते हैं, इस मोटर का यूज इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड की कंडीशन में करते हैं। इसके बाद में सेकंड होती है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है इसमें शंट और सीरीज में करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा रहेगा? अपोजिट। और इसमें जो ये मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे ये भी कैसे बनेंगे? दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब ये जो पोल है मेन पोल, ये पोल कैसा बनेगा? एन बनेगा या एस बनेगा? वो किस पर डिपेंड करेगा कि किसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? शंट फील्ड को स्ट्रॉन्गर रखते हैं कंपेयर टू सीरीज फील्ड। तो शंट फील्ड क्या बना रहा है यहाँ पे? एन पोल। तो ये पोल क्या बनेगा? यहाँ पे एन पोल बनता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जिसका फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है वही पोल की पोलैरिटी को डिसाइड करता है, पोल की पोलैरिटी को डिटरमाइन करता है। तो शंट फील्ड स्ट्रॉन्गर है और शंट फील्ड नीचे बना रहा है एन, इसलिए ये एन पोल बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि इस मोटर को वोल्टेज अप्लाई किए, वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट इसमें फ्लो होगी, शंट फील्ड में करंट फ्लो होगी और इस आर्मेचर में मींस सीरीज फील्ड में भी करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो दोनों में फ्लो करंट। अब सीरीज फील्ड में करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट होगा। तो होता क्या है कि जो डीसी मोटर होती है, इस डीसी मोटर को जो हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो आर्मेचर करंट है वो आर्मेचर करंट का फार्मूला हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? ठीक है, ये पढ़ते हैं। और हमने पढ़ा है कि यदि हम 200 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो बैक ईएमएफ 90% होती है ना? अप्लाइड वोल्टेज का 90% होती है यानी 180 होगी। और आर्मेचर रेजिस्टेंस मान लीजिए 0.5 है तो कितनी करंट फ्लो होगी आर्मेचर में? 40 एम्पीयर की करंट आर्मेचर में फ्लो होती है। ये कब होता है? जब बैक ईएमएफ प्रेजेंट होती है, जब बैक ईएमएफ वहां पे मौजूद होती है। ठीक है, बट मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय मोटर की स्पीड क्या होती है? 0। तो बैक ईएमएफ किस पर डिपेंड करती है? फ्लक्स और स्पीड का फंक्शन होती है ये। तो जब स्टार्ट करेंगे स्पीड 0 है तो बैक ईएमएफ भी क्या होती है? 0 होती है। तो आर्मेचर करंट जो होती है वो क्या होती है? V बाई आर ए होती है। तो V है 200, आर है 0.5, तो कितनी होगी ये? तो स्टार्टिंग के समय
जो डीसी सीरीज मोटर है उसका आर्मेचर क्या करता है, हैवी करंट ड्रॉ करता है। बात समझ में आई? तो जब इसके आर्मेचर में यहाँ पे हैवी करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, तो सीरीज की फ्लक्स हमने क्या बोला था, कम है, बट स्टार्टिंग की कंडीशन में जो सीरीज की फ्लक्स होगी वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, शंट की फ्लक्स हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब हम इस मोटर को स्विचिंग करेंगे, इस मोटर को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग के समय में आर्मेचर हैवी करंट ड्रॉ करेगा, और आर्मेचर जब हैवी करंट ड्रॉ करेगा तो आर्मेचर की करंट कहां से पास होगी, सीरीज फील्ड से, तो इसकी करंट इंक्रीज होगी तो उसकी फ्लक्स भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सीरीज की जो फ्लक्स है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, शंट फ्लक्स हो जाएगी। तो इस पोल की पोलरिटी को कौन डिटरमाइन कर रहा था, शंट, पहले शंट कर रहा था ना, लेकिन अब ये पोल की पोलरिटी को कौन डिटरमाइन करेगा, जिसकी फ्लक्स ज्यादा है, सीरीज, तो ये एन के बदले क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ठीक है, मींस मोटर में जितने भी पोल हैं उन सभी पोल की पोलरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मोटर जो है यदि उसका राइट डायरेक्शन था रोटेशन का ये, तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगी, पोल की पोलरिटी रिवर्स होने से मोटर क्या करेगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगी और फिर रुकेगी, और रुक करके फिर अपने राइट डायरेक्शन में क्या करेगी, वो रोटेट करेगी। तो ये डिफिकल्टी आती है इसमें। ठीक है, तो यदि पूछता है कि किस मोटर को स्टार्ट करने पर वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होती है या अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो वो कौन सी मोटर होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसके पैरेलल में एक स्विच को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्विच कनेक्ट किए हैं इस स्विच को स्टार्टिंग के समय क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, शंट फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। इसके पैरेलल में आपने स्विच लगा के स्विच को क्लोज कर दिया है, मतलब इसके पैरेलल में क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो ये वाइंडिंग क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। अब जब इसको सप्लाई देके स्टार्ट करेंगे तो शंट फील्ड में तो करंट फ्लो होगी, ये फ्लक्स सेटअप करेगी, बट सीरीज फील्ड से करंट फ्लो नहीं होगी, करंट इस शॉर्ट सर्किट से बाईपास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज अ शंट मोटर स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एन पोल ही रहेगा, अपने सही डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में इस स्विच को क्या करेंगे, ओपन, तो सीरीज फील्ड से भी करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगी, ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बन जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से इस मोटर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, इस मोटर में टॉर्क कैसा होता है इसका, ठीक है, तो इसका जो टॉर्क है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। यदि हम देखें कि इस मोटर के शाफ्ट पे यदि हम क्या करते हैं, लोड को इंक्रीज करते हैं, बात समझ में, तो हमको पता है कि जो टॉर्क होता है वो किसका फंक्शन होता है, फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो जब हम इसके शाफ्ट पे लोड को इंक्रीज करेंगे तो लोड इंक्रीज करने पर इस मोटर को क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, टॉर्क। तो ये टॉर्क कैसे इंक्रीज करेगी, तो ये आर्मेचर से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, है ना। तो इसका आर्मेचर जो है वो अपनी करंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टॉर्क इंक्रीज करने के लिए। बट हम देखते हैं कि जब भी आर्मेचर करंट इंक्रीज होती है तो ये जो सीरीज की फ्लक्स है, ये सीरीज की फ्लक्स भी क्या होती है, और सीरीज की फ्लक्स इंक्रीज होती है तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाती है, रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज होगी, मींस ये रिजल्टेंट फ्लक्स है तो ये फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी। तो करंट इंक्रीज होके टॉर्क को इंक्रीज कर रही थी, बट फ्लक्स डिक्रीज होके क्या करेगी, टॉर्क को डिक्रीज करेगी। तो फिर मोटर क्या करेगी, और आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगी, टॉर्क को कम किया तो मोटर और आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगी, और आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगी तो सीरीज की फ्लक्स और इंक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स और इंक्रीज होगी तो रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी इसके साथ में होती है कि लोड इंक्रीज करने पर टॉर्क इंक्रीज होता है और आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स की जो वैल्यू है वो बहुत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यदि रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लोड इंक्रीज करने पर रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मोटर की स्पीड क्या होगी। तो अभी तक जितनी मोटर पढ़े थे उन सभी में लोड इंक्रीज करने पर मोटर की स्पीड डिक्रीज होती है,
बट यहाँ पे लोड इंक्रीज करेंगे या आर्मेचर टॉर्क इंक्रीज होगा तो स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मोटर की प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। तो पूछेगा कि सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी किसमें होती है, तो वो किसमें होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में होती है। ठीक है, तो ये जो मोटर होती है इस मोटर को कॉमर्शियली यूज नहीं करते हैं, इसका यूज कहां पे करते हैं, लेबोरेटरीज एंड रिसर्च वर्क में ही इसका यूज करते हैं, क्योंकि हैवी लोड पे ये हैवी करंट ड्रॉ करेगी और आर्मेचर क्या हो सकता है, इसका बर्न हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को लिख लो, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने पर इसका आर्मेचर अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होता है और फिर रुककर अपने राइट डायरेक्शन में, अपने सही डायरेक्शन में रोटेट करता है। नेक्स्ट के इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में स्विच कनेक्ट करके स्टार्टिंग के स्विच को क्लोज एंड सीरीज फील्ड को शॉर्ट करते हैं, स्विच को क्लोज एंड सीरीज फील्ड को शॉर्ट करते हैं। इससे मोटर सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में एज अ शंट मोटर स्टार्ट होती है। इससे मोटर राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में एज अ शंट मोटर स्टार्ट होती है। फिर स्विच ओपन करके शॉर्ट सर्किट रिमूव करते हैं, स्विच को ओपन करके शॉर्ट सर्किट रिमूव करते हैं। इससे करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग से फ्लो होती है। इससे करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग से फ्लो होती है। मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह वर्क करती है और मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह वर्क करती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट किए
इस मोटर पर लोड इंक्रीज करने से, इस मोटर पर लोड इंक्रीज करने से टॉर्क एंड आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है। सीरीज फ्लक्स इंक्रीज होती है, सीरीज फ्लक्स इंक्रीज होती है। रिजल्टेंट फ्लक्स, आर्मेचर टॉर्क एंड करंट इंक्रीज होती है, सीरीज फ्लक्स इंक्रीज होती है। सीरीज फ्लक्स इंक्रीज होती है, रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज होती है। इससे टॉर्क डिक्रीज हो जाता है, इससे टॉर्क है। सेम टॉर्क मेंटेन रखने के लिए, सेम टॉर्क मेंटेन रखने के लिए मोटर दोबारा आगे, मोटर फर्दर आर्मेचर करंट इंक्रीज करती है। सेम टॉर्क मेंटेन रखने के लिए मोटर फर्दर आर्मेचर करंट इंक्रीज करती है। नेक्स्ट ये, अतः लोड की कंडीशन में, ऑन लोड कंडीशन में, ऑन लोड कंडीशन में आर्मेचर करंट हाई एंड फ्लक्स पर पोल डिक्रीज होती है। नेक्स्ट के, इस मोटर पर लोड इंक्रीज करने पर, इस मोटर पर लोड इंक्रीज करने पर स्पीड इंक्रीज होती है, इस मोटर पर लोड इंक्रीज करने पर स्पीड इंक्रीज होती है। इसकी यह प्रॉपर्टी, इसकी यह प्रॉपर्टी सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट की एक लाइन और लिखिए, इस मोटर को कॉमर्शियली यूज नहीं करते हैं, इस मोटर को कॉमर्शियली यूज नहीं करते हैं, इस मोटर को कॉमर्शियली यूज नहीं करते हैं। इसका यूज लैबोरेटरीज एंड रिसर्च वर्क में करते हैं, इसका यूज लैबोरेटरीज एंड रिसर्च वर्क में करते हैं। ठीक है, अच्छा डीसी सीरीज मोटर में आपको बताया था क्या उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, नहीं बताया था। डीसी सीरीज मोटर में देखो क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर में अपन पढ़े थे यहाँ पे कि ये इसकी स्पीड है और ये क्या है, इसका आर्मेचर टॉर्क है। ठीक है, तो यहां पे इसमें इस प्रकार से पढ़े थे कर्व,
तो अपन पढ़े थे लो टॉर्क मींस नो लोड पर, लो टॉर्क या नो लोड पर इसकी स्पीड क्या होती है, हाई। लोड इंक्रीज होता है, टॉर्क इंक्रीज होता है तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्या कहलाती है, इसकी सेल्फ रिलीविंग, सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के कारण ही इसका यूज किसमें करते हैं, ट्रैक्शन में। ट्रैक्शन मोटर के लिए ये मस्ट प्रॉपर्टी है, उसमें सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो जहां डीसी सीरीज मोटर का ग्राफ बनाया हो ना, स्पीड आर्मेचर टॉर्क, डीसी सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक का स्टार्टिंग में पढ़े थे, सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर पढ़े थे। तो डीसी सीरीज मोटर में जहां पे स्पीड आर्मेचर टॉर्क बनाया हो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लास्ट में ना डीसी सीरीज मोटर की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। ठीक है, तो उसी में लिख लीजिए कि डीसी सीरीज मोटर में क्या होती है, सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है। डीसी सीरीज मोटर में सेल्फ रिलीविंग, हाँ डीसी सीरीज मोटर पढ़े थे ना, डीसी सीरीज मोटर में लास्ट जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें लिखिए डीसी सीरीज मोटर में सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इसका यूज ट्रैक्शन मोटर के रूप में करते हैं, इसलिए इसका यूज ट्रैक्शन मोटर के रूप में करते हैं। ठीक है ना, तो सेल्फ रिलीविंग का मतलब समझ में आया ना, लो टॉर्क मींस हाई स्पीड एंड हाई टॉर्क पे लो स्पीड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इसकी सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखें कि कंपैरिजन ऑफ टॉर्क क्या हुआ, ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ टॉर्क में अपन यहां पे देख रहे हैं कि ये आर्मेचर टॉर्क है और ये क्या है, यहाँ पे आर्मेचर करंट है। टीआईए कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि डीसी जो अपनी मोटर है, कौन सी मोटर की टीआईए कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अभी पढ़े हो शंट मोटर की, किसकी है ये, शंट मोटर की पढ़े हो, कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर्मेचर करंट। डीसी सीरीज मोटर की कैसी होती है, ये कल पढ़े थे पैराबोला। डीसी सीरीज मोटर की क्या होती है, पैराबोला। ठीक है, तो यहां पे यदि हम देखें कि डीसी शंट मोटर की टीएआईए कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी शंट मोटर की टीआईए कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। डीसी सीरीज मोटर की टीआईए कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, पैराबोला। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे शंट, ठीक है, और ये हो गई यहाँ पे सीरीज। तो हमने पढ़ा था कि सीरीज की जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, हाई, और शंट का क्या होता है, उससे लो, मीडियम होता है। और जो अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड है उसका सीरीज से क्या होता है, लो, और शंट से हाई। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी बताओ, कम्युलेटिव, किसकी होगी, कम्युलेटिव कंपाउंड। बात समझ में आ गई। तो कम्युलेटिव कंपाउंड का जो टॉर्क है वो डीसी सीरीज से क्या होगा, कम, लेकिन शंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, ये तो ये होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, तो ये तीनों मोटर के टीएआईए को शो कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन होता है शंट का, पैराबोला होता है किसका, सीरीज का, इन दोनों के बीच में किसका रहेगा, कम्युलेटिव, और इस डायरेक्शन में आएंगे तो कम हो रहा है टॉर्क, है ना, तो सबसे कम किसका होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड का होगा। ठीक है,
तो यदि आपको बोलता है कि स्टार्टिंग टॉर्क किस मोटर का सबसे हाई होता है, तो सीरीज, उसके बाद में कम्युलेटिव कंपाउंड, इसके बाद में शंट, और सबसे कम होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, तो यदि बोलता है कौन सी मोटर सेम वैल्यू आर्मेचर करंट पर हायर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, मान लीजिए सभी मोटर को हम 10 एम्पियर की आर्मेचर करंट देते हैं, तो कौन सी मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, सीरीज करेगी। या बोल सकता है सेम स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगी, सीरीज। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आपको पूछ सकता है। तो उसमें लिखिए डीसी सीरीज मोटर सेम वैल्यू आर्मेचर करंट पर हायर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। डीसी सीरीज मोटर सेम वैल्यू आर्मेचर करंट पर हायर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। या सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डीसी सीरीज मोटर सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डीसी सीरीज मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट ड्रॉ करती है। सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डीसी सीरीज मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट ड्रॉ करती है। ठीक है, दूसरा देखें कि स्पीड आर्मेचर टॉर्क बोलिए या स्पीड आर्मेचर करंट बोलिए, दोनों एक ही मतलब है ना। तो यहां पे यदि हम देखें कि जो डीसी शंट मोटर है, इस डीसी शंट मोटर में क्या पड़ा था, स्लाइटली ड्रूपिंग। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी, स्लाइटली ड्रूपिंग, है ना। अभी पढ़े थे 2 to 5% क्या होती है स्पीड, उसकी ड्रॉप हो जाती है। दूसरा यहां पे देखेंगे कि जो अभी डिफरेंशियल कंपाउंड पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, राइजिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी स्पीड क्या होती है, राइज होती है लोड इंक्रीज होने पे, है ना। तो ये किसके लिए हो गया, डिफरेंशियल के लिए। तो ये हो गई डिफरेंशियल कंपाउंड कि यदि लोड इंक्रीज होगा टॉर्क इंक्रीज होगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। और ये हो गया शंट कि यदि लोड इंक्रीज होगा टॉर्क इंक्रीज होगा तो उसकी स्पीड स्लाइटली ड्रॉप होगी, 2 to 5% होगी। डीसी सीरीज मोटर में हमने पढ़ा था इस प्रकार से पढ़े थे कि लोड इंक्रीज होने पर, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है, ऐसा डिक्रीज होती है ना। नो लोड पे डेंजरसली हाई होती है। तो ये हो गया आपका सीरीज मोटर। शंट मोटर की भी नो लोड पे स्पीड क्या होती है, हाई, बट सीरीज के कंपैरिजन में क्या होती है, लो। सॉरी, हाँ क्या पढ़ रहे थे अपन, कम्युलेटिव बोल रहा था, सॉरी वो निकल गया गलत। फिर से सुनो, कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर होता है उसकी भी नो लोड पे स्पीड क्या होती है, हाई, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स जीरो हो जाती है। ठीक है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की भी नो लोड पे स्पीड क्या होती है, हाई, और लोड इंक्रीज करने पर उसकी स्पीड भी क्या होती है, डिक्रीज। बट उसकी स्पीड जो है नो लोड पे सीरीज के कंपैरिजन में उतनी हाई नहीं हो पाती है, क्योंकि शंट फील्ड होती है और वो इसकी स्पीड को डेंजरसली हाई होने नहीं देती है। तो यहां पे हाई तो होगी बट लेस देन क्या होगा, सीरीज फील्ड। इसका कर्व भी सेम इसी प्रकार से बनेगा। तो ये किसका बनेगा, यहाँ पे कम्युलेटिव का बनेगा। तो ये बताता है यहाँ पे कि नो लोड पे सबसे हाई स्पीड किसकी होती है, सीरीज की, उससे कम किसकी रहेगी, कम्युलेटिव की। शंट में क्या होता है, ड्रॉपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नो लोड पे रेटेड स्पीड, और लोड इंक्रीज होने पे उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। और डिफरेंशियल में क्या होती है, राइजिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लोड इंक्रीज करने पर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, समझ में आई बात, इसको नोट कर लूं। इस डीसी सीरीज मोटर में जो आउटपुट पावर होती है और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन
बिटवीन आउटपुट पावर यानी शाफ्ट पावर होती है, एंड टॉर्क इन डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो डीसी मोटर होती है उसमें जो आउटपुट पावर होती है, ठीक है, ये पावर क्या होती है, तो ये होती है टॉर्क इनटू ओमेगा होती है। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 2 पाई एन। तो 2 पाई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को अपन डाल देते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी इंटू क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ठीक है, अब डीसी सीरीज मोटर में हमने पढ़ा है कि इसमें जो आर्मेचर टॉर्क होता है, ये आर्मेचर टॉर्क किसका फंक्शन होता है, फ्लक्स और आर्मेचर करंट। ठीक है, और स्टार्टिंग के समय हमने पढ़ा है कि आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, ये आई स्क्वायर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टी ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई ए होता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा है कि डीसी सीरीज मोटर में की जो स्पीड होती है वो 1 अपॉन होती है फाई, एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई ए। तो इसलिए हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है यहाँ पे, आई। याद आ रहा है, पढ़े वो सब। तो यहाँ पे जो आई ए है, यदि उसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो स्पीड जो है वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगी, आर्मेचर टॉर्क हो जाएगी। ठीक है, तो इस आई ए की वैल्यू को स्क्वायर रूट टी ए को यहाँ पे पुट किए तो क्या हो गया, स्पीड जो हो गई वो 1 अपॉन क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर टॉर्क हो गया। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर में स्पीड जो होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर टॉर्क होती है। आई बात समझ में। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हम स्पीड की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं इस फार्मूले में, तो जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे टॉर्क इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क हो जाएगी। ठीक है, आर्मेचर टॉर्क लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर टॉर्क होगी। तो इसको आपको याद रखना है कि डीसी सीरीज मोटर में जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर टॉर्क, एंड जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर टॉर्क होती है। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है, नोट कर लिए। तो जैसे क्वेश्चन लिखिए, डीसी सीरीज मोटर का आर्मेचर टॉर्क 50% इंक्रीज करने के लिए उसकी पावर कितने परसेंट इंक्रीज होगी। तो यदि टॉर्क को आपको 50% इंक्रीज करना है, ठीक है, तो पावर को कितने परसेंट इंक्रीज होना पड़ेगा। स्क्वायर रूट है ना, 50% का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो यदि पहले टॉर्क कितना होगा यहाँ पे, टी ए, पहले टॉर्क कितना होगा, टी ए, तो पावर कितनी होगी यहाँ पे, P1 होगी। 50% इंक्रीज करोगे तो सेकंड कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 ऑफ टी ए हो जाएगा, है कि नहीं, बात समझ में आई ना। 50% इंक्रीज कर रहे हो तो टीएस का 50% बढ़ाओगे, है ना। यदि आपके पास 100 रुपीज है, 50% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा ये,
150 होगा ना। तो जो टॉर्क टी है, ठीक है, तो यदि 50% यदि इंक्रीज करोगे तो टॉर्क पावर कितनी हो जाएगी, वहां पे टॉर्क कितना हो जाएगा 1.5 ऑफ टी है। टॉर्क को इतना बढ़ाना है आपको, तो अब पावर की वैल्यू कितना इंक्रीज होगी, तो दोनों का क्या ले लोगे वहां पे डिफरेंस। ठीक है, दो कंडीशन आ गई ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको बताया हूं कि दो कंडीशन का क्या लेना है आपको, डिफरेंस। तो P1 माइनस क्या लिखोगे P2 या P2 माइनस P1, पहली कंडीशन से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ये परसेंटेज चेंज आएगा आपके पास पावर में, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख दो यहाँ पे, तो P1 की वैल्यू या P2 में से माइनस कर लेते हैं, P2 माइनस P1 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 ऑफ TA माइनस क्या होगा स्क्वायर रूट TA, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट TA इंटू क्या होगा 100, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, स्क्वायर रूट TA कॉमन आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट TA कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 1.5, ठीक है, माइनस क्या बचेगा 1 और अपॉन क्या होगा स्क्वायर रूट TA इंटू क्या होगा 100, तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 1.5 यानी क्या होता है रूट 3 बाई 1.5 का मतलब कितना होता है, बोलो बोलो 3/2 ना, और उसके अंदर क्या है रूट है, तो ये आपके पास में हो गया रूट 3 बाय रूट 2 माइनस क्या हो गया 1, ठीक है, और इंटू क्या हो गया 100 हो गया, तो रूट 3, ठीक है, माइनस रूट 2 ऐसे लिख सकते हो नहीं इसको, और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 2 इंटू 100, तो रूट 3 की वैल्यू पता है 1.732, रूट 2 की वैल्यू पता है 1.414, और रूट 2 1 अपॉन रूट 2 का भी वैल्यू पता है अपने को कितना होता है 0.707 इंटू क्या होगा 100, है ना। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू लिखवाया था ना आपको, कितनी होती है ये 0.707। अब इनका डिफरेंस लो, उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है आंसर देखो, तो 22.48 क्या आएगा परसेंट आएगा। ठीक है, तो 50% हमने टॉर्क को इंक्रीज करना है, तो पावर वहां पे कितनी इंक्रीज होनी पड़ेगी 22.48% इंक्रीज होनी पड़ेगी। अब इसके बाद में देखेंगे इसका जो यूज है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोटर, यहाँ पे एप्लीकेशन, तो डीसी शंट मोटर। अच्छा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। तो शंट मोटर जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, और होती है कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, है ना, 2 to 5% कम होती है, वो आपको याद रखना है, ऑप्शन कैसा दिया है। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड ये ड्राइव होती है। इसका यूज हम कहां पे करेंगे, तो शंट मोटर का यूज कहां पे करेंगे, जैसे लेथ होती है, लेथ मशीन, ठीक है, फैन होते हैं, ब्लोअर होते हैं, जहां पे हमको टॉर्क ज्यादा नहीं चाहिए और स्पीड भी क्या होनी चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कर सकते हैं यहाँ पे मशीन टूल्स, मशीन टूल्स में कर सकते हैं इसका यूज। इसके अलावा वीविंग मशीन होती है, वीविंग मशीन में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वुड मशीन होती है, वुड मशीन्स, तो उनमें यूज कर सकते हैं, तो इन सब जगहों पे इसका यूज कर सकते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर जो है उसका यूज कहां करेंगे, तो डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क,
जहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल। नो लोड पे स्पीड हाई, लोड इंक्रीज करने पर स्पीड डिक्रीज, वेरिएबल स्पीड होती है, वहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका इन ट्रैक्शन वर्क। ट्रैक्शन वर्क में जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ट्रॉली, कार या बसेस, ठीक है। ट्रॉली कार बस अपने यहाँ नहीं चलती है बट यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ट्रैक्शन वर्क, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ट्रॉली कार, बसेस, क्रेन एंड हॉइस्ट, इसमें यूज कर सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट होती है, कन्वेयर्स, कन्वेयर्स में इसका यूज कर सकते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड, तो इसमें भी क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क बट सीरीज से लेस होता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क और इसकी स्पीड भी कैसी होती है, वेरिएबल स्पीड होती है, ठीक है। तो इसका यूज बताया कहाँ करते हैं, इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड, तो इसको यूज करते हैं इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड। तो इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड कहाँ पे होता है, जैसे कि शीयर्स एंड पंचिंग मशीन होती है, ठीक है। इसमें इसका यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, रोलिंग मिल है, तो इन सब में इसको यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में, रोलिंग मिल में, एयर कंप्रेशर में, आइस मशीन में, तो इस सब जगहों पर इसका यूज किया जाता है। और भी एक आध दो होगा। ठीक है, एक है इसमें एलिवेटर है, एलिवेटर्स, ठीक है, कन्वेयर, हैवी प्लानर, हैवी प्लानर यानी जहां बड़ी भारी मशीनें होती हैं, हैवी प्लानर्स, जैसे कि आपका रोलिंग मिल है, प्रिंटिंग प्रेस है, आइस मशीन है, एयर कंप्रेशर है, तो इन सब में इसको यूज कर सकते हैं। और डिफरेंशियल का तो आपको बताया कहाँ यूज करते हैं, लैबोरेटरीज एंड रिसर्च वर्क में उसको यूज करते हैं। तो देखेंगे लॉसेस एंड एफिशिएंसी। तो लॉसेस इन डीसी मोटर आर सेम एज दैट ऑफ जनरेटर। तो आपको लॉस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो लॉस सेम होते हैं जो हमने डीसी जनरेटर में पढ़े हैं, ठीक है ना। कौन कौन से लॉस पढ़े थे, कॉपर लॉस, ठीक है, आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस, ठीक है। फिर कौन सा पढ़े थे, मैग्नेटिक लॉस, आयरन है, आयरन लॉस को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉस, ठीक है। कौन सा था, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस, मैकेनिकल लॉस यानी कि फ्रिक्शन लॉस, है ना। तो सेम लॉस जो डीसी जनरेटर में पढ़े हो वही इसमें होता है, ठीक है। सबसे हायर परसेंटेज ऑफ लॉस कौन सा होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस 30 to 40% होता है, और सबसे कम परसेंटेज किसका होता है वहां पे, मैकेनिकल लॉस कितना होता है, 10 to 20% होता है, ठीक है। हिस्ट्री लॉस क्या पढ़े थे, टर्म्स सम ऑफ क्या होता है, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉस, ठीक है। तो ये सब आपको उसमें पढ़ चुके हो, वही सेम लॉस यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी यानी कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। तो यहां पे भी सेम वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट लॉस। तो सेम यहां पे भी कंडीशन होती है।
तो डीसी जनरेटर डीसी मोटर के लिए लॉसेस एफिशिएंसी क्या होंगी यहाँ पे सेम। अब इसके बाद में देखेंगे इसमें पावर फ्लो। तो पावर फ्लो इसमें कैसे होती है, तो कौन सी पावर देते हैं इनमें? तो इनपुट में देंगे इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो हो गया इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, V इंटू आई है ना। अब जब हम पावर देंगे तो करंट फ्लो होगी। अब करंट फ्लो होगी तो करंट के फ्लो होने के कारण क्या होगा, कॉपर लॉस। इस कॉपर लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो रिमेनिंग पावर है वो आर्मेचर में किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल पावर में। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। तो आर्मेचर में कितनी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है, इक्वल टू क्या होती है, ईबी इंटू आई। अब इसके बाद में आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट होने के कारण उसमें रोटेशनल लॉस होंगे। तो रोटेशनल लॉस कौन सा होता है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस। तो ये रोटेशन के कारण होते हैं आर्मेचर के, है ना। तो आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस, तो इन लॉसेस को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो रिमेनिंग पावर जो है वो कहां पे मिलेगी हमको, शाफ्ट पे। तो आउटपुट मैकेनिकल पावर एट शाफ्ट। तो आउटपुट मैकेनिकल पावर एट शाफ्ट को ही क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है, यूजफुल पावर अवेलेबल एट शाफ्ट, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं वहां पे, या पावर मैकेनिकल पावर अवेलेबल एट शाफ्ट फॉर यूजफुल वर्क, ऐसे भी बोल सकते हो कि मैकेनिकल पावर अवेलेबल एट शाफ्ट फॉर यूजफुल वर्क को क्या बोलेंगे वहां पे, ब्रेक हॉर्स पावर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे एक एफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर है, ठीक है। दूसरा इनपुट क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो यदि इसको कैंसिल कर दें तो बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज का रेशियो क्या शो करता है। तो यदि बोलेगा कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज का रेशियो उसकी कौन सी एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, तो कौन सी एफिशिएंसी को, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी क्या होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रही है ना, किसी इलेक्ट्रिकल पावर के इक्विवेलेंट है, इस इलेक्ट्रिकल पावर के इक्विवेलेंट है। उसके बाद क्या मिल रहा है, आउटपुट। तो ये इनपुट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आउटपुट मैकेनिकल पावर एट शाफ्ट, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा, इनपुट मैकेनिकल पावर ये होगी इसके लिए, ये आउटपुट हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा। तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी अपन पढ़े थे, ओवरऑल क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ एफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इनटू क्या करते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो EBIA कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आउटपुट मैकेनिकल अपॉन क्या बचेगा, इनपुट इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आउटपुट मैकेनिकल अपॉन हो जाएगा इनपुट इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो लगभग 85 से 90% के लगभग इसकी एफिशिएंसी होती है। तो उसमें एक लाइन लिखिए, उसमें एक लाइन नोट करिए, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ एंड अप्लाइड वोल्टेज का रेशियो, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ एंड अप्लाइड वोल्टेज का रेशियो
इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को शो करता है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को शो करता है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में